नमस्कार। आज हम देखते हैं संविधान सभा की भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान का अर्थ देखते हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अगर संधि विच्छेद करें तो संविधान का संधि विच्छेद होता है सम धन विद्या धन मह, यानी कि इसका मतलब होता है समान विद्या या ये कहें समान कानून। समान विद्या अथवा समान कानून संविधान का अर्थ होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहें कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन के योग्य है, लचीला है तथा शांतिकाल एवं युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने के लिए का सामर्थ्य रखता है। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बारे में कहा था, संविधान की विशेषता के बारे में कहा था कि मैं अनुभव करता हूं भारतीय संविधान संचालन के योग्य है, लचीला है, शांतिकाल एवं युद्ध काल में देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के में सामर्थ्य रखता है। आइए भारतीय संविधान के कुछ विशेषताएं देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं प्रस्तावना। भारतीय संविधान की पहली विशेषता है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मौलिक सिद्धांत, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को प्रस्तावना में दर्शाया गया है। पहले तो प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना गया था। शुरुआत में तो संविधान का अंग ही नहीं माना गया था प्रस्तावना को, लेकिन बाद में केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में हुआ था, केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया एवं कहा गया कि प्रस्तावना संशोधनीय है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। के.एम. मुंशी के शब्दों में कहें तो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना राजनीतिक कुंडली है हमारी। दूसरा विशेषता देखते हैं तो दूसरी विशेषता आती है इसकी, वो है लिखित और निर्मित संविधान। हमारे देश का संविधान लिखित है और निर्मित है। भारत का संविधान सभा ने निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था, इसलिए इसमें सरकार के संगठन का आधारभूत सिद्धांत औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि की रचना की प्रक्रिया, कार्यप्रणाली, नागरिकों के साथ उनके संबंध, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य आदि के विषय में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। देश की परिस्थितियों व आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन करने की व्यवस्था भी की गई है। संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। अगली विशेषता है हमारी कि विस्तृत और व्यापक संविधान है हमारा। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसको देखते हैं। भारतीय संविधान बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची व 5 परिशिष्ट हैं तथा इसे 22 खंडों या 22 भागों में विभाजित किया गया है। H.V. कामथ ने इसकी विशालता के संबंध में कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। डॉक्टर
जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। कुछ अन्य देशों के संविधान से तुलना करें तो पाते हैं कि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, कनाडा के संविधान में 147, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद मात्र हैं, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 अनुसूचियां हैं, 12 भाग हैं और 5 परिशिष्ट हैं। अगली विशेषता कि भारत का संविधान लचीला और कठोर संविधान है का सम्मिश्रण है। लचीला भी है और कठोर भी सम्मिश्रण है हमारा। तो भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का अच्छा सम्मिश्रण है। यह तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर भी नहीं है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला है। संविधान में अनेक धाराओं में परिवर्तन करने की सरल प्रक्रिया उसे लचीला बना देती है, जबकि कुछ अनुच्छेदों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन अन्य कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदन में उसकी समस्त सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के उन भागों में जिनका संबंध संघ और राज्य के अधिकार क्षेत्र से है के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है कि संशोधन उस समय तक नहीं होगा जब तक कि आधे राज्य इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर दें, यानी कि कम से कम 50% राज्य उस संविधान संशोधन पर स्वीकृति प्रदान करनी होती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। अगली विशेषता है हमारी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। तो संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है भारत आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है तथा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतंत्र है। अगली विशेषता गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। तो संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रावधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। उसका निर्वाचन जनता के निर्वाचक प्रतिनिधि करते हैं। अतः भारत में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, यानी कि भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो अगली विशेषता है हमारी संघात्मक शासन की स्थापना। भारत वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की गई है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता, यानी कि भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव। भारत के संविधान का ऊपरी ढांचा संघात्मक है, लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। हमारे संविधान में संघात्मक तथा एकात्मकता दोनों संविधान की विशेषताएं पाई जाती हैं। कह सकते हैं हम कि हमारा देश का जो संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ है, यानी कि केंद्र के पास अनन्य शक्ति है। वो राज्यों की शक्तियों को छीन भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है किसी विशेष स्थिति के दौरान। अगली विशेषता पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना अगली विशेषता है हमारी। इसमें क्या है कि भारत में पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त करने स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंध करने तथा चल अचल संपत्तियां रखने का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इस विषय में वर्णित है। हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के अंदर। प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री राजीव भार्गव ने इसे धर्मनिरपेक्षता का असूली फैसला कहा है, यानी कि राजीव भार्गव के अनुसार यह धर्मनिरपेक्षता का असूली फैसला है। यह शब्द पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगली विशेषता की बात करते हैं तो हमारी अगली विशेषता है समाजवादी राज्य की स्थापना। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में समाजवादी व कुछ क्षेत्रों में पूंजीवादी व्यवस्थाओं का प्रावधान है। अगली विशेषता है हमारी संसदीय शासन की स्थापना। तो संसदीय शासन की स्थापना यह प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। हमारी संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। उसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं। शासन संबंधी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास होती हैं, और मंत्रिमंडल अपनी शासन संबंधी नीतियों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल
अपनी नीतियों के प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रक्रिया में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद होता रहता है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक निश्चित समय के बाद इस प्रक्रिया का मूल्यांकन होता रहता है। इसके अलावा दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया, दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप में भी इस प्रक्रिया का मूल्यांकन होता है। अगली विशेषता है हमारी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ये हमारी अगली विशेषता है संविधान की। तो मूल संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार निम्न हैं, यानी कि मूल संविधान के अंदर मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की बात करें तो वो 7 थे। पहले 7 मूल अधिकार थे हमारे। अब उनमें से एक संपत्ति का अधिकार को 44वें संशोधन से हटा दिया गया है। उसे अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के तौर पर या विधिक अधिकार के तौर पर जोड़ा है अब। और जो 6 मूल अधिकार बचे हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है हमारे। एक बार दोबारा देखें हमारे संविधान में वर्णित मूल अधिकारों कौन कौन से हैं। इसमें पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी हमें प्रदान करता है। अगली विशेषता है हमारे संविधान की, वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहें या मूल कर्तव्य कहें, मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और मूल कर्तव्य हमारे भूतपूर्व सोवियत संघ से प्रेरित हैं, भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगली विशेषता नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और भारतीय संविधान में इनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संविधान में इन तत्वों द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे जनता के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाने की दिशा में प्रयत्न करें, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग करते हुए सामाजिक
आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि राज्य को कानून बनाने में सहयोग देते हैं। हालांकि ये अभी तक राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। अगली विशेषता है हमारी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। हमारे संविधान की अगली विशेषता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बनाती है या कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करती है जिससे मूल अधिकार अथवा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर देती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम पद्धति के द्वारा की जाती है एवं महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगली विशेषता है हमारी न्यायिक पुनरावलोकन एवं संसदीय संप्रभुता का समन्वय। यानी कि हमारे न्यायालय को किसी भी कानून को पुनरावलोकन की शक्ति है। इसके साथ साथ हमारी संसदीय संप्रभुता, इन दोनों का समन्वय है हमारे देश में। इसके अंतर्गत हमारी संसद को सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था बनाया गया है। संविधान में हमारी संसद को सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था बनाया गया है, जबकि न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए गए विधि को मूल भावना के विपरीत पाए जाने पर अवैध घोषित कर सकती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन एवं संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। अगली विशेषता की बात करें तो अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष अधिकार जो दिए गए वो हमारे संविधान की अगली विशेषता है। इसके अंतर्गत हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इस प्रकार संविधान ने देश में सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। अगली विशेषता की बात करें कि अगली विशेषता क्या है हमारी, तो वो है हमारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री पुरुष या नागरिक को मतदान का अधिकार प्राप्त है। मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दी। यानी कि 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा के मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी। अगली विशेषता है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा विश्व शांति का समर्थक है हमारा संविधान। शांति का समर्थक भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति के आदर्श को मान्यता दी गई है। संविधान में राज्य का यह कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति और सुरक्षा के लिए प्रयत्न करे तथा वसुधैव कुटुंबकम
के आदर्श को स्वीकार करे। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का समर्थक रहा है। अगली विशेषता है हमारी विलक्षण दस्तावेज। भारतीय संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, ये भी हमारी एक विशेषता है। संविधान निर्माताओं के बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्हें संविधान में जनता द्वारा माननीय आधारभूत मूल एवं सर्वोत्तम आकांक्षा को स्थान दिया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदृष्टिता का प्रमाण देते हुए उन्होंने संविधान के अंदर जनता द्वारा माननीय आधारभूत मूल्य और सर्वोच्च आकांक्षा को स्थान दिया है। दक्षिणी अफ्रीका ने तो इसे संविधान निर्माण का प्रतिमान रूप माना था, यानी कि प्रतिमान रूप के तौर पर अपनाया है दक्षिणी अफ्रीका ने। कह सकते हैं कि इनके भारतीय संविधान को मूल में रख के दक्षिणी अफ्रीका ने अपना संविधान बनाया है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे आपातकालीन निर्बंध हैं, एकल नागरिकता है, केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन है, केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 के अंदर दिया हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के तौर पे। शासन का विकेंद्रीकरण है कि शासन एक ही जगह नहीं है, केंद्र के अंदर ही, केंद्र सर्वोच्च शक्तिशाली है, लेकिन शासन केंद्र, राज्य और लोकल बॉडीज़ के अंदर है, यानी कि ग्राम पंचायतों में भी शासन की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत नगर पालिका स्तर पर, लोकल बॉडी राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। विकेंद्रीकरण है हमारे शासन का, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है हमारे देश के अंदर। इसके अलावा लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है। हमारे देश के अंदर तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर तमाम योजनाएं लाती हैं, तमाम योजनाओं को लागू करती हैं। वो सारी योजनाएं लोक कल्याण के लिए कार्य करती हैं। हमारी अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, जो अल्पसंख्यक हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इनको आरक्षण दिया गया है, विशेष स्थितियों में आरक्षण दिया गया है। इनके कल्याण के लिए, इनको जीवन यापन को सुलभ बनाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आपातकालीन निर्बंध का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अंदर अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल लगाने की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस केस में भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है और सारी शक्तियों का केंद्रीकरण कर सकता है। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है, जबकि जहाँ जहाँ संघ होता है, संघवाद होता है, जहाँ पर संघवाद होता है, हमारे देश ने संघवाद को अपनाया। हमारे देश में संघवाद है कि केंद्र और राज्य दो अलग अलग सरकारें हैं हमारे देश के अंदर, केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी भी कह सकते हैं। नहीं, केंद्र और राज्य दो अलग अलग सरकारें हैं हमारे देश के अंदर। जहाँ इस तरह की दो सरकारें होती हैं वहाँ द्वैध नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे देश के अंदर फिर भी एकल नागरिकता है, संघवाद होते हुए भी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम विशेषताओं को, कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। तो पहली विशेषता हमारी संविधान की प्रस्तावना ही है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी, लिखित और निर्मित संविधान है हमारा। तीसरी विशेषता के तौर पर विस्तृत और व्यापक संविधान, विस्तृत और व्यापक है हमारा संविधान। चौथी विशेषता की बात करें तो लचीलापन एवं कठोर संविधान का सम्मिश्रण है हमारा संविधान में। पांचवी विशेषता,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना करना है। छठवीं विशेषता, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना है। सातवीं विशेषता हमारी संघात्मक शासन की स्थापना है। आठवीं, संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुकाव। नवीं विशेषता के तौर पर बात करें तो पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता है हमारी। अगली विशेषता, समाजवादी राज्य की स्थापना। अगली, संसदीय शासन की स्थापना। 12वीं विशेषता हमारी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर की गई है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्व बनाए गए, हमारे स्थापित किए गए संविधान के अंदर। सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अंदर की गई है। न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। न्यायिक पुनरावलोकन एवं संसदीय संप्रभुता का समन्वय है। अनोखा उदाहरण है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता के समन्वय का अनोखा उदाहरण है हमारा संविधान। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व शांति का प्रयास हमारे संविधान की मूल भावना है और विलक्षण दस्तावेज है। हमारा संविधान जो है एक विलक्षण दस्तावेज है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं, आपातकालीन निर्बंध भी है हमारे संविधान में। एकल नागरिकता है। केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन है। शासन का विकेंद्रीकरण है। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रावधान है। अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का प्रावधान हमारे देश के संविधान में किया गया है। धन्यवाद। नमस्कार।